आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक पोस्टर से करना चाहते हैं और इस पोस्टर से आपको कांग्रेस पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का अंदाजा लग जाएगा और पता लगेगा कि आज क्या हुआ है। यह पोस्टर वर्ष 1989 में आई एक फिल्म से हमने उठाया है। फिल्म का नाम था मैं आजाद हूं और आज गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से यही कह रहे हैं कि वो अब आजाद हैं। कांग्रेस में 52 वर्षों की लंबी राजनीतिक पारी के बाद 73 साल के गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इस पोस्टर को जरा अब आप ध्यान से देखिए पूरी स्क्रीन पर और आपको समझ में आएगा कि ये असल में कहने को तो एक फिल्मी पोस्टर आपको लग रहा होगा, लेकिन आज की जो फिल्मी राजनीति हुई है कांग्रेस पार्टी में, उसकी कहानी भी उतनी ही फिल्मी है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में हर बार मंत्री के तौर पर काम किया और संजय गांधी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से थे। लेकिन सोचिए, जिस नेता ने कांग्रेस में 52 वर्ष बिता दिए, यानी अपना आधे से ज्यादा जीवन बिता दिया, समर्पित कर दिया, आज उसी पार्टी में अपमानित होने के बाद उन्हें यह कहना पड़ा कि अब मैं आजाद होना चाहता हूं। इसलिए आज हम इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और बताएंगे कि गुलाम नबी आजाद का जाना कांग्रेस और उससे भी ज्यादा गांधी परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन सबसे पहले आपको उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं जो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी है अपनी आजादी का ऐलान करने के लिए। हालांकि सोनिया गांधी अपना इलाज कराने के लिए इस समय अमेरिका में है, वो विदेश में है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ है। यानी गांधी परिवार के जो तीनों सदस्य हैं वो इस समय भारत में नहीं है और उन तीनों की गैर मौजूदगी में, इसकी टाइमिंग आप देखिए, तीनों ही भारत में नहीं है, तीनों विदेश में है। और ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद ने आज 26 अगस्त 2022 को 5 पन्ने की ये चिट्ठी लिखी है जो आज मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी है इसमें 7 बड़ी बातें हैं। पहली बात, वर्ष 2013 से पहले जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थीं, तब पार्टी के सीनियर नेताओं की बातों को गंभीरता से लिया जाता था और उन्हें काम करने की पूरी छूट थी। लेकिन जनवरी 2013 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस मैकेनिज्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गुलाम नबी आजाद आगे लिखते हैं कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े और अनुभवी नेताओं को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया और उनकी जगह ऐसे नेताओं की एक मंडली और राहुल गांधी के चापलूसों की मंडली आ गई जो पार्टी से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेने लगी और जिनके पास अनुभव बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, 2013 में ही राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, आपको याद होगा ये, जिसे गुलाम नबी आजाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और वो लिख रहे हैं इसमें कि ये राहुल गांधी का एक बचकाना व्यवहार था, बचपने का व्यवहार था और उनके इस व्यवहार की वजह से कांग्रेस पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। उनका यह भी कहना है कि जो उन्होंने किया उसकी वजह से जो प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा होती है, भारत सरकार की जो गरिमा होती है, उससे बहुत ठेस पहुंची। तीसरी बात, पार्टी संगठन में सुधार के लिए गुलाम नबी आजाद और पार्टी के वर्किंग ग्रुप ने जो सुझाव दिए थे और इस पर कुछ सिफारिशें सोनिया गांधी को भेजी थी, वो रिपोर्ट पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के स्टोर रूम में धूल खा रही है और उसे कभी भी लागू नहीं किया गया। चौथी बात, 2014 के बाद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। इसके बाद 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 39 चुनाव कांग्रेस शर्मनाक तरीके से हारी और जिन राज्यों में उसे पूर्ण बहुमत मिला था, अब उनमें से भी सिर्फ 2 राज्यों में ही उसकी सरकारें बची। यहां पर हमें आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर सोचिए कि ऐसा मान के चलिए कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का कोई कप्तान है और उसने 49 मैच खेले उसकी कप्तानी में भारत की टीम ने और 49 में से वो 39 मैच हार जाए, तो क्या उसकी कप्तानी रहेगी? क्या उसकी कप्तानी बचेगी? क्या लोग कहेंगे कि इसे फिर भी कप्तान रहना चाहिए? 49 में से 39 मैच कोई भी हार जाए, आप 49 में से 39 असाइनमेंट्स अगर आपको दी गई हैं, आपके अपने दफ्तर में आप कहीं भी काम करते हैं और 49 में से 39 असाइनमेंट्स में आप फेल हो जाएं, 39 प्रोजेक्ट्स में आप फेल हो जाएं एक के बाद एक, तो क्या आपकी नौकरी बचेगी? क्या आपकी कप्तानी बचेगी? क्या आपकी कुर्सी बचेगी? लेकिन ये
अकेली कांग्रेस पार्टी ही है जो 49 में से 39 चुनाव हार गई, फिर भी लोग राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं और आज भी राहुल गांधी बड़े फैसले ले रहे हैं। पांचवी बात इसमें जो लिखी है, कांग्रेस पार्टी आज रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है और सोनिया गांधी तो सिर्फ नाम की अध्यक्ष हैं। पार्टी के सारे बड़े फैसले राहुल गांधी, उनके चाटुकार, उनके पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स लेते हैं। यह बहुत बड़ा आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाया है और कहा है कि राहुल गांधी, उनके पीए और यहां तक कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े फैसले लेते हैं। छठी बात, गुलाम नबी आजाद समेत जिन 23 नेताओं ने 2020 में पार्टी में लिए जा रहे फैसलों को लेकर सवाल उठाए थे, चिंता जताई थी, उन सभी नेताओं पर हमले किए गए, उन्हें अपमानित किया गया, उन पर दूसरों से भी हमले करवाए गए और ऐसा करने वाले सारे नेता कांग्रेस पार्टी में एक नेता की ही चापलूसी कर रहे थे। सोचिए, ये बात गुलाम नबी आजाद खुद लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने तो इसलिए सारे सुझाव दिए थे उन 23 नेताओं ने कि पार्टी को रिवाइव कर सकें, पार्टी को मजबूत कर सकें, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारा अपमान किया गया और यह सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ। सातवीं बात वो लिखते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां इसका कुछ नहीं हो सकता और जो नया नेता अगर अध्यक्ष बनेगा भी, वो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगा जो गांधी परिवार के इशारों पर नाचेगा और अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव किसी तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा इस चिट्ठी के आखिर में यह भी लिखा है कि आज कांग्रेस पार्टी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, जबकि उसे पूरे देश में असल में भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, भारत को बाद में जोड़ना। इस चिट्ठी में और क्या लिखा है आज आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है यह चिट्ठी, 5 पन्नों की चिट्ठी है और गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी को लिखते हैं कि एज प्रेसिडेंट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ इंडक्टिंग योर हस्बैंड लेट श्री राजीव गांधी इनटू द इंडियन यूथ कांग्रेस एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल। तो वो बता रहे हैं कि आपके जो पति थे राजीव गांधी, उनको सबसे पहले इंडियन यूथ कांग्रेस में मैंने इंडक्ट किया था जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। बता रहे हैं उनको कि मेरी क्या औकात है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि 1982 से लेकर 2014 तक हर प्रधानमंत्री की कैबिनेट में उन्होंने काम किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, महासचिव के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर अध्यक्ष के साथ काम किया है और हर राज्य, भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो इंचार्ज ना रहे हों और जहां उन्होंने पार्टी को जीत ना दिलाई हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं राज्यसभा के 7 साल तक। अब वो आगे कहते हैं कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं 2013 से, when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him। यानी जिससे पहले जो राय मशवरा हुआ करता था अनुभवी नेताओं के साथ, उसे राहुल गांधी ने आकर बिल्कुल समाप्त कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था सरकार के, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, दिस चाइल्डिश बिहेवियर कंप्लीटली सबवर्टेड द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे कहते हैं कि मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी को कैसे रिवाइव करना है, कैसे इसका पुनर्गठन करना है, कैसे इसे मजबूत बनाना है। पूरी की पूरी सारी रिकमेंडेशंस, सारी सिफारिशें, क्या रोड मैप है, आपको बनाकर दिया था। और वो लिख रहे हैं कि जो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट आपको बनाकर दिया, वो 9 साल से आपकी पार्टी के दफ्तर में धूल खा रहा है। आप में से किसी ने उसे पढ़ना तक मुनासिब नहीं समझा। फिर कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव हम हारे हैं बुरी तरीके से, 39 असेंबली इलेक्शन हारे हैं 49 में से। और फिर वो ये कहते हैं कि ये बताकर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो नेतृत्व की क्षमता है वो कितनी कमजोर है। उसके बाद वो कहते हैं कि पूरी पार्टी रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है और राहुल गांधी के जो चाटुकार हैं वो रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाते हैं। और फिर वो आगे लिख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और अब इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के 52 वर्ष
आपको दिए हैं, इस परिवार को दिए हैं, इस पार्टी को दिए हैं, जिसमें मैंने बहुत बार अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता किया, अपने पारिवारिक जीवन के साथ समझौता किया, और आज मैं बहुत ही दुख के साथ इस पार्टी को छोड़कर जा रहा हूं। और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि आज से मैं आज़ाद हूं। अब आपको ये बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई कोई नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा? तो इस राजनीतिक घटनाक्रम से सबसे ज्यादा नुकसान, असल में कांग्रेस से भी ज्यादा नुकसान गांधी परिवार को होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने की जो वजह गिनाई है, उन वजहों में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। अब इससे गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे और पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ और कमजोर होगी। राहुल गांधी की जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की संभावना थी, उन संभावना को इस इस्तीफे से बहुत बड़ा धक्का लगेगा और एक नेता के तौर पर उनकी जो स्वीकार्यता थी, चाहे वो पार्टी में हो या चाहे पार्टी के बाहर हो, उससे भी धक्का लगेगा। इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत शुरू हो सकती है और कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी इसी तरह पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस विपक्षी मोर्चे को कांग्रेस लीड करने का सपना देखती थी और सोचती थी कि राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता बना देंगे, उस सपने को भी इस इस्तीफे से झटका लगेगा। और सबसे अहम, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा परिवारवाद पर सबसे बड़ी चोट है और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय माना जाता है और आज जो चिट्ठी में लिख कर गए हैं, हर बात परिवारवाद के खिलाफ जाती है। एक और बात, इस पूरे घटनाक्रम ने आज कांग्रेस की स्थिति को और भी कमजोर बना दिया है। 1980 में कांग्रेस का हाथ किसी युवा जैसा मजबूत था, जैसे एक युवा का हाथ होता है, इतना मजबूत हाथ दिखता था। 1984 में यह और मजबूत हुआ था। 96 में आते आते यह कमजोर होने लगा। 2014 में इसकी हड्डियां निकलने लगी और अब 2022 में कांग्रेस का कमजोर हाथ अब कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। यह है स्थिति कांग्रेस पार्टी के उस हाथ की जो एक जमाने में शक्तिशाली दिखता था। वो मुट्ठी मजबूत दिखती थी, आज वो मुट्ठी बहुत ही कमजोर हो चुकी है और बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि उन्होंने ऐसे समय में पार्टी छोड़ी है जब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है। तो गांधी परिवार के जो समर्थक नेता हैं, अभी भी जाहिर है उन्हें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने ही इस पुराने साथी की आलोचना करनी पड़ी, क्योंकि इन सब लोगों को अभी थोड़े और दिन कांग्रेस पार्टी में रहना है, गांधी परिवार के साथ ही रहना है। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। 40 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। तो ये जो टिप्पणियां की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो ऐसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया
केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है।